Hello people, welcome to my channel Equation UPSC. In this video, we will see question paper of Civil Service Examination 2022 and we will try to solve question in real time basis with our all the strategy which I have talked about in my previous videos. Okay, so let us discuss first question. Rapid financing instrument and rapid credit facility or related to the provisions of lending by which one of the following. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये जनरली जो आपकी थीम फॉलो होती है आईएमएफ की उससे है मतलब ये एग्ज़ाम टाइम पे आपको पता हो कि भाई ये जो चीज़ है ये आईएमएफ इसका आंसर है वैसे तो ठीक है भी जनरली क्या है कि भाई अब इसको कैसे आप मतलब एक तो क्वेश्चन को आप अगर पढ़ोगे कि भाई रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एक तो इंस्ट्रूमेंट आ रहा है बात और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज़ ये जो चीज़ होती है ये आईएमएफ से रिलेटेड है और ये इसमें आपको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डाउट होना चाहिए कि भाई ये आप कैसे आंसर करोगे एज अ लेमैन। जो 2000 शायद 2019 या 20 में क्वेश्चन आया था रिजर्व ट्रेंच वाला और 2000 पहले भी आ चुका है कि भाई एस डी आर्स जो है वो किससे रिलेटेड है एस डी आर्स में क्या क्या है। तो ये जो टर्म्स है ना ये थीम है जो आईएमएफ है उसके क्वेश्चन आते रहते हैं डब्ल्यूटीओ के क्वेश्चन आते रहते हैं तो आपको आईएमएफ का सर्च करना है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कुछ है तो ये चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी इजीली। तो बस आपको थीम बेस्ड स्टडी करनी तो क्वेश्चन का आंसर का कर सकते थे मतलब आप एग्ज़ाम टाइम पे तो ये इजी क्वेश्चन में मान सकते हो जिसने प्रिपरेशन की है टफ उनके लिए जिन्होंने थीम बेस्ड प्रिपरेशन नहीं की है ठीक है। और इंटरनेशनल बैंकिंग में से आना ही आना था इस बार क्वेश्चन ठीक है। तो ये आपका हो गया कि फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ठीक है। इसके बाद आपका है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है विच विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। हमने अब क्या करना है अपने को क्या करना है कि ये देखना है इस अरेंजमेंट के अंदर एक स्टेटमेंट को या तो आप हटा दो या फिर ऑल आंसर होएगा ठीक है। एक स्टेटमेंट को हटा दो या ऑल आंसर रहेगा। ये केस 4 है अपना ठीक है और ज़्यादातर केसेस में ये होता है। आपको बस ये इसको छोड़ो क्योंकि अब क्या चीज़ है आपको एक क्वेश्चन को एक उसमें हटानी है जो वीकेस्ट स्टेटमेंट है वो हटानी है। अब इसके अंदर क्या है कि फिर आप क्वेश्चन पढ़ते हो एक वीकेस्ट स्टेटमेंट को आप हटाओगे ठीक है। एज एन इंक्रीज इन द NEER इंडिकेट्स द अप्रिशिएशन ऑफ रुपी। ये क्या बोल रहा है कि भाई अगर हम इंक्रीज़ करते हैं नीर को नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है आपने पढ़ा होगा ना एक होता है एक्सचेंज रेट देन इसको अगर हम नॉमिनल करते हैं रियल करते हैं देन एक इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है उसको हम नॉमिनल करते हैं रियल करते हैं ठीक है। बेसिक अगर आपको जस्ट क्योंकि देखो मेरा पर्पस मेरी वीडियोस का पर्पस ज़्यादातर तो ये होता है कि आपको कैसे अप्रोच कर रहा है क्वेश्चंस को ठीक है। कभी कभी मैं आपको कंसेप्ट बता सकता हूँ बट जनरली हम यहाँ पे उस वे में नहीं पढ़ेंगे कि मैं आपको सोल्यूशन एज अ कि भाई मैं उसको कॉन्सेप्ट बताऊँ बट फिर भी मैं बीच बीच में ट्राई करता हूँ कि जस्ट एक बेसिक आपको चीज़ को बता दूँ। एक्सचेंज रेट होता है उसका नॉमिनल रियल होता है इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है उसका नॉमिनल रियल होता है। इस एक्सचेंज रेट में आपके दो डेफिनेशंस बनती है। एक डेफिनेशन होती है कि भाई आप ना सीधा ऐसे कर दो कि $1 या फिर वन कोई चीज़ है उस पर कितने रुपीज़ हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन टेक्स्ट बुक डेफिनेशन होती है। एक आईएमएफ की डेफिनेशन होती है कि भाई आप क्या करोगे कि भाई आप वन मतलब $1 का अपॉन में कितने रुपीज़ है मतलब 80 रुपीज़ है तो आपका पॉइंट्स में आएगा तो वो पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं आप एक्सचेंज रेट। फिर अगर नॉमिनल करते हो आप तो नॉमिनल के अंदर क्या चीज़ आती है आपकी नॉमिनल और रियल में सिर्फ एक डिफरेंस है ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है ये नहीं होता है बस ये चीज़ आपको जाननी है इसमें कि भाई नॉमिनल और रियल में क्या चीज़ होती है ठीक है। अब इसमें इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज रेट में डिफरेंस ये आ जाता है कि भाई आपका जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसमें आप एक बास्केट से करते हो कि भाई एक्सचेंज रेट जो है वो करता है कि जैसे इंडिया और यूएस को आप कंपेयर कर रहे हो डॉलर और उसको और इफेक्टिव में क्या होता है कि रुपीज़ के साथ जैसे रुपीज़ और डॉलर का हो गया इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में और रुपीज़ को अगर हम एक बास्केट ऑफ डिफरेंट करेंसीज को करते हैं जैसे इंडिया में 6 होती है और 40 होती है डिफरेंट तो उसको अगर आप करते हो चीज़ को तो उसमें आपका आता है नॉमिनल एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट।
और अगर हम अगर मान लो रियल करते हैं, रियल मतलब इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं कि अपनी कंट्री के अंदर क्या इन्फ्लेशन है और बाहर वाली में क्या इन्फ्लेशन है, तो उसमें हम रियल में आ जाते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक्स है। अगर इसको करना है तो आप गूगल सर्च वगैरह कर सकते हो। इसमें बस ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम नीर और रीर की बात करते होते हैं ना, नीर और रीर की, इसकी और इसकी बात करते होते हैं, तो इसके केस में हमारा जो एक्सचेंज रेट होता है वो आता है, जैसे मान लो अगर हम करते हैं ना कि भाई जैसे एक्सचेंज रेट अपनी कंट्री का लेंगे अपॉन एक्सचेंज रेट बाहर की कंट्री का लेते हैं। ठीक है, और एक्सचेंज रेट जैसे मान लो ये एसडीआर से रिलेटेड कितना है, इंडिया की कंट्री का एसडीआर से करते हैं ज़्यादातर, और इसका जो बाहर वाली कंट्री इसका किससे रिलेट कितना है, तो इसकी एक रेशो ले लेंगे और उसको वेट्स में कन्वर्ट करके ऐसी चीज़ होती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका जैसे मान लो आपका क्या है कि जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ एक जो है डॉलर में 80 रुपीज़ आ जाते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं ये एक्सचेंज रेट है। तो ये है एक नॉर्मल तरीका बोलने का, डायरेक्ट तरीका बोलने का। एक होता है कि एक डॉलर में 80 रुपीज़ आते हैं, तो एक रुपये में कितने डॉलर आएगा, तो 0.0 समथिंग आएगा। ठीक है, अब जो 0.0 समथिंग में बोलते हैं इसको इनडायरेक्ट वे बोलते हैं। तो इसमें ये वाला यूज़ होता है, ये इनडायरेक्ट वे की खास बात ये है कि अगर आप ऐसे बोलते हो ना कि इंक्रीज़ हो रहा है एक्सचेंज रेट, तो आप अप्रिशिएट होता है। अगर आप बोलते हो डिक्रीज़ हो रहा है मतलब एक्सचेंज रेट, तो आपका डेप्रिशिएट होता है। ये चीज़ होती है। लेकिन अगर हम ऐसे बोलते हैं ना एक डॉलर में 80 रुपीज़ हैं, ठीक है, तो 80 अगर हम एक्सचेंज रेट बोल रहे हैं, तो जब ये इंक्रीज़ हो जाए जैसे 85 होता है, तो मतलब डेप्रिशिएशन हो रहा है। इंक्रीज़ में डेप्रिशिएट मतलब जब हम नॉर्मल डायरेक्ट वे की चीज़ बोलते हैं तो इंक्रीज़ में डेप्रिशिएशन होता है। जब बस आपको ध्यान रखना है कि नीर और रीर बिकॉज ये इंडेक्स की फॉर्म में और आईएमएफ इसको ज़्यादातर यूज़ करता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं इसी के अंदर। अगर हम स्टैंडर्डली ये नहीं बोल रहे हैं कि किस क्या एक्सचेंज रेट को हमने डिनोमिनेटर में रखा है, तो स्टैंडर्ड में यही आता है। जब आप पूछते हो ना इंक्रीज़ कर रहा है, तो स्टैंडर्ड में आता है कि 0.08 से नीर 0.09 इंक्रीज़ हो गया, तो ये पॉइंटों में इंक्रीज मतलब ये होता पॉइंटों में, क्योंकि नीचे की तरफ हम जब जैसे मान लो रुपीज़ का करेंगे तो ये ऐसा ही आ रहा है मामला। तो अगर ये पॉइंटों में इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका मतलब अप्रिशिएट हो रही है। तो ये वाली जो टर्म है जो आप फर्स्ट पढ़ रहे हो ये सही है। समझ गए? मैंने ट्राई किया इसको समझाने का, बट एक बार थोड़ा सा गूगल सर्च कर लेना इसको अगर आपको समझ में ना आए। आप बस अप्रोच देखो कि ये वाला स्टेटमेंट ठीक है बाय नॉलेज। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखो, एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। अब एक बात बताओ मुझे, नियर और रियल में ना बस डिफरेंस इन्फ्लेशन का है। अगर मान लो ये इंक्रीज़ होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी, अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को ठीक मानते हो, अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को ठीक मानते हो तो सेकंड ठीक नहीं हो सकती है बाय कंसेप्ट। बिकॉज अगर आपकी अप्रिशिएट हो रही है तो आपके एक्सपोर्ट जो है वो वीक होंगे, आपके एक्सपोर्ट वीक होंगे तो इसका मतलब कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज़ करेगी। तो अगर आपने ये ठीक मान लिया तो ये ठीक नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि या तो 1 ठीक होगा या 2 ठीक होगा। आपने कंसेप्ट बाय 1 ठीक है तो 2 को हटाओगे, 1 हटाना था और आंसर आ जाएगा। 3 की आपका जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगर एन मतलब NER और रियर को अलग से करना है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में समझा दूंगा इसको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, विद रेफरेंस टू, अब इसमें क्या है, इसमें भी ऐसा ही है। आपके ऑप्शन अरेंजमेंट क्या है, आपके ऑप्शन अरेंजमेंट है, एक सेकेंड क्या आ गया ये, हाँ आपके ऑप्शन अरेंजमेंट है विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी। आपके ऑप्शन अरेंजमेंट है ये, इसमें भी आपको या तो एक वीकेस्ट हटा दो या आंसर आपका ऑल हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ होता है इसके अंदर, ये क्या कहते हैं अपना केस, हम जो हमारे पैटर्न है उसमें फोर्थ केस है। फिर अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय। टू हाई यहाँ ट्वीक हो सकता है, बट लेकिन ये इंट्रोड्यूस करा तो इसमें क्या आएगा, ये तो एक गिवन स्टेटमेंट है। इफ है तो ट्वीक यहाँ नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय या सेल हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो यहाँ ट्वीक हो सकता है। ट्वीक का क्या है, इसको अंडरलाइन कर लो कि बाय करेगी या सेल करेगी। ठीक है, अब अगर आप इन्फ्लेशन की बात करते हो ना, जब ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है तो अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करते हैं, वो सेल करते हैं। सेल करने से क्या होगा, जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करते हैं तो जो मनी मार्केट में है वो आरबीआई के पास जाएगा,
मनी जो है वो कम होगा, मनी कम हुआ तो इन्फ्लेशन कम होगा, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, तो वन स्टेटमेंट वैसे ही आपकी आपके नॉलेज से एलिमिनेट हो जाएगी। वन स्टेटमेंट हटते ही आपका आंसर आ जाएगा 2-3, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें भी वही था, एक वीक स्टेटमेंट आपने हटा दी जो कि फर्स्ट थी, सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे में इसने बोला है अपना फिफ्थ केस में आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है कि भाई हम इन दोनों में से ट्राई करना है, भाई ज़्यादातर आंसर इसमें से आता है। अगर लॉजिकली कुछ भी चीज़ लग के कर रहा है तो इन दोनों में से मैं लगा के आऊँगा या आऊँगी, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो विद रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क। एक तो है G20, ठीक है, एक तो है G20, फिर है कॉमन फ्रेमवर्क, मतलब कोई और भी चीज़ होगी। कंसिडर द फॉलोइंग, इट इज़ एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय G20, तो ये तो होगा टुगेदर विद पेरिस क्लब। अब ये पता नहीं होगा नहीं होगा, तो आप इसको शक के घेरे में रखोगे फिलहाल। फिर इट इज़ एन इनिशिएटिव, सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज़ एन इनिशिएटिव सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट। अब अगर G20 क्या चीज़ है, एक इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है। अब G20 किसका है, जो अपनी सबसे टॉप की 20 इकोनॉमीज़ है। फिर उसके बाद कॉमन फ्रेमवर्क है, कोई फ्रेमवर्क की बात चल रही है किसी और चीज़ के साथ, तो कोई चीज़ और हो सकती है इसमें, हो सकती है। क्या पेरिस क्लब में ट्वीक हो सकता है, होने को हो सकता है। क्या आप डी के ऊपर जाओगे फिर कि भाई दोनों में है, नहीं, आप इन दोनों में से ट्राई करोगे, लेकिन आपके पास स्ट्रॉन्ग है इसको एलिमिनेट करने का। आप ट्वीक करते हो, ठीक है, आप ट्वीक करते हो तो सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हो, इट इज़ एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज़। अब जब अनसस्टेनेबल डेट होता है, लो इनकम कंट्रीज़ में होता है, तो कुछ ऐसा इनिशिएटिव हो सकता है कि जो अनसस्टेनेबल डेट को वो करे। तो अल्टीमेटली अगर आप इकोनॉमी की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो, या फिर जब आपको बहुत नया चीज़ आपको इंट्रोड्यूस की जाती है, तो बोथ होने के चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि बोथ हमेशा आप लगा के आओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आप क्या कर सकते हो, एक सेकेंड यार, ये क्या हो गया, हाँ। तो इसमें क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि ज़रूरी नहीं कि आप इसमें बोथ लगा के हो, बट इसका आंसर है बोथ। मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे कि ये साथ में जा रहा है चीज़ का, और पेरिस क्लब आपने फर्स्ट टाइम सुना है, तो ये भी तो फर्स्ट टाइम सुना है, तो मिसमैच करवाने के वो मैच करता है, ठीक है। मैंने बताया हुआ है इस चीज़ में, जब भी आपको ट्वीक देखो ट्वीक हो सकता था इसमें, लेकिन ट्वीक ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई आपने क्या चीज़, ये पहली पहली बार सुनने का मतलब ये होता है आपने सब कुछ तैयारी कर रखी है, उसके बाद आप पहली बार सुन रहे हो। तो कॉमन फ्रेमवर्क जो है, अगर मान लो आपने नहीं जनरली सुना है, पेरिस क्लब भी आपने जनरली नहीं सुना है, तो ये मिसमैच कराएगा। ऑल ऑफ अ सडन पेरिस क्लब क्यों आ रहा है इस चीज़ में, ठीक है। G20 तो होगा ही होगा, तो हो सकता है ये, इसमें पॉसिबिलिटी है। प्लस इकोनॉमिक के कंसेप्ट, इकोनॉमी के अगर मान लो आपका स्टैटिक पोर्शन से आता है तो वहाँ ट्वीक मिलती हैं। जब आपका डायनेमिक पोर्शन से आता है तो वो जनरली कॉपी पेस्ट कर, जैसे मसाला बॉन्ड में कॉपी पेस्ट कर दिया था उन्होंने, है ना। तो इसमें भी ये ऐसा हो सकता है कि आंसर बने। अगर आपको फिर भी इसमें गैस करना था तो इन दोनों में से एक लगाते, इन दोनों में से एक लगाने थे, तो इट इज़ इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्री से जा रहा है, अनसस्टेनेबल डेट जो है वो कंट्रीज़ में होगा। बस बात ये थी कि ये फैक्ट के साथ ट्वीक होता तो आप लगा के आते बी, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आप इसमें भी लगा के आ रहे हो तो जनरली अगर ऐसी चीज़ फॉलो पूरे पेपर में करते तो आपका बहुत अच्छा स्कोर बनता है। ऐसा नहीं है कि आपका गलत ही होगा। इस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर सी है, ठीक है, बिकॉज ये पेरिस क्लब के साथ करता है, क्योंकि इसने जब आपने अनसुनी चीज़ों के साथ मैच करवाने की कोशिश की है, होता है ये। आपको ये देखना पड़ेगा कि कब वो ट्वीक करता है, हमेशा सही नहीं देगा, हमेशा ट्वीक नहीं करेगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि भाई ट्वीक कर देगा। तो आपको देखना है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को, समझ लो कि वो क्या करता है, वो जो है जो मैच नहीं है, आपने सुनी नहीं है तो अनसुनी के साथ अगर मैच करवा देता है, ठीक हो जाती है कई बार। सुनी सुनाई को वो मिसमैच करता है, मतलब ट्वीक करता है, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ कई बार, तो इसमें मेरे ख्याल से डाउट नहीं रहनी चाहिए तुमको। बट इसका आंसर सी है। बट ये उसमें नहीं जाएगा कि आप एलिमिनेट कर दो, आपको गलत हो सकता है इस चीज़ में कि एक करो, बिकॉज आपका 1 और 2 में से आंसर एक नहीं है, इसमें सी आंसर है। बट अल्टीमेटली मेजोरिटी में आपके आंसर इन्हीं में से ही होंगे, मेजोरिटी में आंसर इन्हीं में से ही होंगे, ठीक है। ये इन दोनों में से एक को करना पड़ेगा, जैसे अभी आ जाएगा, कुछ और भी आगे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है फिर से इकोनॉमी का क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी यही अरेंजमेंट है, आप या तो एक को हटा दो, या तो एक को हटा दो, या फिर
ऑल लगा दो, एक मतलब एक वीकेस्ट को हटा दो या ऑल लगा दो। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी विच आर द इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, आईआईबी के बारे में बताया। इन्फ्लेशन इंडेक्स जो बॉन्ड हमारे इंडेक्स्ड बॉन्ड्स हैं, जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, ठीक है, इन्फ्लेशन के हिसाब से इंडेक्स किए गए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन द बोरोइंग बाय द वे ऑफ आईआईबीज, ठीक है, कैन आया हुआ है, चलो ठीक है। आईआईबीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। अब क्योंकि इन्फ्लेशन इंडेक्स है तो आईआईबीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को, वो क्या नाम है, अनसर्टनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। मतलब ये होता है कि भाई आपके बॉन्ड जो है वो इंडेक्स कर दिए गए इन्फ्लेशन से, मतलब आपका जो है ये अल्टीमेटली इंडेक्सिंग का मतलब यही रहता है कि इन्फ्लेशन इंडेक्सड है तो आपको वो अनसर्टनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत इसमें नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन आपको वीकेस्ट ढूंढना है। इसमें जो वीकेस्ट है किस में लग सकता है आपको, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो। द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज द कैपिटल गेन ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल। अगर आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो और कैपिटल गेन्स जो आपके होते हैं, अब कैपिटल गेन दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और नॉट टैक्सेबल कर देते हो आप। तो ऐसा तो ना होता है कि अगर आप कोई भी इंडेक्स बॉन्ड्स आप लेते हो तो अगर आपका शॉर्ट कम पीरियड में ज़्यादा हो गया, आपका जो होता है ना कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उस पर तो आपका लगता है ना, टैक्स भी लगता है। और इसमें आईआईबी में अगर आप ये बोल दो कि नॉट टैक्सेबल होते हैं तो ये नहीं चलेगा, ये आप ट्वीक कर सकते हो क्योंकि टैक्सेबल होता है इसमें। तो थ्री स्टेटमेंट को आप हटाओगे तो ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। थ्री स्टेटमेंट को हटाओगे तो ए आंसर आ जाएगा, हाँ, तो ए आएगा, एक सेकेंड यार, ठीक है, ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद है आपका इसका ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है कि आपका 1-2 वाले ऑप्शंस में है, तो आपका जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि भाई हमको क्या करना है, हमको करना है इन दोनों में से एक लाने की कोशिश की है। अगर एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट मेरी नॉलेज से सही हो जाती है तो दूसरी को मैं गलत करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। अगर एक मेरी उससे गलत हो जाती है तो दूसरी को मैं सही करने का ट्राई करूँगा, ये हमारी स्ट्रेटजी रहती है। अब जब हम ट्राई करते हैं तो उसमें ट्वीक ढूंढने की कोशिश करते हैं या फिर उसको कुछ ऐसी लॉजिक देने की कोशिश करते हैं कि वो इंक्लूड हो जाए, ठीक है। वो मैं बता चुका हूँ सब कुछ, आप इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको देख के कर सकते हो, ठीक है। विद रेफरेंस टू फॉरेन ऑन ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। क्या वो अपने, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग द मार्केट प्लेसेस, ठीक है। जैसे अगर हम अमेजन की बात कर ले या जो भी चीज़ है, वो अपने गुड्स भी बेच सकते हैं। पहली बात तो पहला क्वेश्चन है, तो मेरे को ये वीक लग रही है अभी, ठीक है, बिकॉज आप ये करंट अफेयर का है और आप पढ़ते होगे इस चीज़ को कि ऐसी रूलिंग में अभी कैसा आया था ना इसके अंदर कि भाई, तो ये वीक स्टेटमेंट है कि भाई वो अपने ओन गुड, मतलब खुद के गुड्स नहीं बेच सकते, ऐसी एक वीक वो थी, तो आपके नॉलेज से आप वीक जाएगा ये। इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप इसमें आप नॉलेज नहीं है तो आप सीधा कर दोगे इसको। ये जस्ट एक मतलब रिसेंट की जो करंट अफेयर्स है 2019 से बात चल रही है इस चीज़ की, ठीक है। फिर है द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज़ लिमिटेड। बात तो सही है, अगर आप अनलिमिटेड कर दोगे तो ये जो अमेजन जैसे बिग प्लेयर्स हैं वो तो बहुत कुछ कर जाएंगे इंडिया के अंदर, तो ये तो रेगुलेशन की बात होगी। तो टू स्टेटमेंट आप पार्ट बनाओगे, जैसे टू को आप पार्ट बनाओगे तो वन को एलिमिनेट करने का ट्राई करो, और वन ना आपका कॉमन सेंस के साथ नहीं जा रहा है, क्योंकि कैन सेल देयर ओन गुड्स आप करवाओगे तो भाई यहाँ पे तो बैठे पड़े हैं ये बेचने के लिए, फिर दिक्कत आ जाएगी इसमें जो है आपका। इसलिए वन जो है आपकी नॉलेज से माइनस में जा रहा था, प्लस में टू आपका कॉमन है, तो 1-2 की डिग्री जब बढ़ जाती है ठीक होने की, तो 1 भी ठीक हो वो 10% केस में होता है। 2 अगर ठीक हो गया तो 1 का ठीक होना 10% केस में, मतलब सी नहीं आ पाता, फिर बी आएगा, ठीक है। अरे यार इसमें दिक्कत आ रही है बार बार, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, इसका आंसर है अपना ये बी।
अब आप आते हैं, हम आते हैं कि भाई 6th हो गया, 7th क्वेश्चन में। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन इकोनॉमी। अब रियल सेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं ये। आपके ऑप्शन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है ए बी सी डी में ए ऑप्शन जो है वो मिनिमाइज्ड है सबसे ज़्यादा। जो ए ऑप्शन है वो मिनिमाइज्ड है सबसे ज़्यादा, ठीक है। ए ऑप्शन जो है मिनिमाइज्ड है सबसे ज़्यादा, तो आप ट्राई करोगे कि मिनिमम से स्टार्ट करो, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाओगे, ठीक है। ये जनरल आपका चल रहा था, तो मतलब इसका मतलब ये है कि 1 और 2 को आप ठीक करने का ट्राई करोगे, मतलब 3 और 4 ट्वीक्ड होंगे या कुछ ऐसा चीज़ होगी जो आपके साथ ना जा रही हो चीज़ में, और कुछ ना कुछ ऐसा झोल होगा कि 3 और 4 स्टेटमेंट क्या पता आंसर का पार्ट ना बने, इसलिए आप उनको थोड़ा सा शक की घेरे में करोगे एज यू वांट कि 1 और 2 आंसर बने, बिकॉज इट इज़ मिनिमाइज स्टेटमेंट, बाकियों में ट्वीक पॉसिबल है। अब क्या बोल रहा है ये कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन इकोनॉमी। आप ना रियल सेक्टर इन इकोनॉमी के बारे में ये बोल रहा है, तो रियल सेक्टर जो है वो क्या है ये जानना चाह रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं पता कि रियल सेक्टर क्या है, आप क्वेश्चन को पढ़ते हो। फर्स्ट, फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स। अब इसमें कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बता रहा है, ठीक है। रियल टर्म ऑफ इंग्लिश के साथ जा रही है चीज़ एक, ठीक है, रिमोट वे में, तो आप इसका बोल सकते हो कि इसके अंदर कि भाई 1 जो है रियल सेक्टर के साथ जा रहा है, तो अभी स्टेटमेंट प्लस में दिख रहा है, बिकॉज आपके पास क्या सेक्टर होंगे, रियल सेक्टर होंगे। एक सेकेंड, आवाज़ आ रही है बाहर। तो इसमें जो फर्स्ट आपने क्या बोला कि फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, नाम के साथ जा रहा है, रियल सेक्टर होगा या फिर फाइनेंशियल सेक्टर होगा समथिंग, क्योंकि फाइनेंस जब हम मनी की बात करते होते हैं, फाइनेंस की बात करते होते हैं, वो एक रियलिटी के अलग है, मतलब ठीक है, जो आपका बेसिक एक रियल चीज़ें हैं उनके बेसिस पे कोई चीज़ डेराइव होती है या उनके बेसिस पे कुछ चीज़ बनाते हो, जैसे मान लो मनी है, मनी क्या है, उसके पीछे एक प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो एक चीज़ आपका जो इकोनॉमी उस मनी से रिलेटेड होगा, तो उसको हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे नॉन रियल है, बट फाइनेंशियल इकोनॉमी बोल दिया, कुछ ऐसी चीज़ बोल देंगे। रियल सेक्टर तो उसको बोलेंगे ना जो एक्चुअली में प्रोडक्शन या किसी चीज़ से रिलेटेड है, तो फर्स्ट टर्म उसके साथ जा रही है, अभी इसको प्लस में रखेंगे। सेकंड, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, ये भी एक रियल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो +1 मतलब 1 और 2 साथ साथ जा रहे हैं, तो 1 और 2 आंसर का पार्ट बनेंगे। अगर 1 आंसर का पार्ट है तो 2 बनेगा ही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता 2 नहीं बनेगा, कोई आपके पास रीज़न नहीं है हटाने का। तो 1 और 2 साथ साथ जाएंगे, तो आपका आंसर में ये और ये हट गए, आप अभी भी मिनिमाइज में चल रहे हो, तो या तो ऑल आंसर है या ये आंसर है, ठीक है, बात ये है। ओके, अब आप थर्ड पढ़ते हो, अ कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी। कमर्शियल बैंक, अब लेंडिंग मनी है, मनी एक फाइनेंशियल चीज़ है, रियल चीज़ एक्चुअली में क्या होता है, अब देखो एक पेज है, अगर आप मनी करते हो, सिर्फ एक पेज से रिलेटेड तो चीज़ें ही नहीं होती ना, मनी तो आपकी डिजिटल होती है या कुछ भी चीज़ है, तो उसको तो आप किसी भी वे में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये फाइनेंशियल सेक्टर होता है, वो रियल सेक्टर और फाइनेंशियल में डिफरेंस यही होता है। अगर आपको बेसिक क्लियर है, ये बेसिक से हो सकता है, लेकिन अगर आपको बेसिक भी नहीं है, पेपर में कैसे सोचना है, आपके पास एक मिनिमाइज्ड और एक मैक्सिमाइज्ड, बिल्कुल मैक्सिमाइज्ड है। अगर 4 ऑप्शन है तो ट्वीक होती ही होती है, तो 4 ऑप्शन में से जब आप 2 हटा चुके हो, तो आप इसको चूज़ करोगे या उसको चूज़ करोगे। अब इसमें 2 का तो बेस बन रहा है कि भाई ये रियल की तरफ जा रहे हैं, और ये 2 देखो, अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स, ये भी एक रुपी और मनी से रिलेटेड है, तो इन दोनों का एक पेयर बन रहा है और इन दोनों का पेयर बन रहा है। अब रियल के साथ आप सिर्फ 2 को, अब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ ही रियल हो गया, फिर तो सारी चीज़ें होगी, तो आप रियल सेक्टर क्यों बोलोगे किसी चीज़ को, फिर तो सारे सेक्टर रियल हो गए। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हटेगा, कुछ ना कुछ हटेगा, आप 2 तो हटा चुके हो, इसका मतलब आंसर ऑल नहीं आएगा, आंसर आएगा ए, ठीक है, लॉजिक समझे। ओके, अब आप करते हो 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रिफ्लेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। अब इन्होंने बोला इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र को रिफ्लेक्ट करता है। पहली बात यह है कि जब आप चीज़ें पढ़ो ना इस चीज़ में, तो ये करो कि चीज़ें देखो कि आप इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इकोनॉमी में कुछ चीज़ें होती है, कुछ टर्म्स होती है, ट्रांसफ़र्स, ठीक है। जो जब आप ट्रांसफ़र्स की बात करते हो तो कुछ चीज़ें जा रही होती है कहीं से बाहर से आपकी कंट्री में या फिर आपकी कंट्री से बाहर वाली कंट्रीज़ में, तो उस बेसिस पे आपको करना है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीज़ हो सकती थी,
इसलिए इनडायरेक्ट करा है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है और एक इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ये दोनों क्रक्स पॉइंट है, उसके बेसिस पे आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे आप आंसर करोगे। आप ए पढ़ते हो, जब आप ए पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या है आपका, एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन एंटरप्राइज। ठीक है, आप बिल्कुल बात सही है, ट्रांसफ़र के उसमें चल रही है अभी तो चीज़ कि भाई इंडियन कंपनी है वो फॉरेन एंटरप्राइज में क्या करती है, इन्वेस्ट कर रही है। एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंट्री कोई टैक्स दे रही है। ठीक है, ऑन द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, इसी की इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आता है वो कर देता है। अब ये इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र है। आप अगर किसी चीज़ को डायरेक्ट चीज़ें, ये एक इनडायरेक्ट वे तो लग नहीं रहा ना, ट्रांसफ़र के अंदर आए ना आए अलग बात है, ये डायरेक्ट वे लग रहा है किसी चीज़ का। ठीक है, तो अभी और ऊपर से ए स्टेटमेंट में है तो थोड़ा सा शक के उसमें रखो, ऐसा नहीं कि इसी को आंसर मार के आगे बढ़ दिए। आप सारे ऑप्शंस को देखो कि क्या बेस्ट चूज़ कर सकते हो आप बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। बी, अ फॉरेन कंपनी, अब इसने क्या बोला, फॉरेन कंपनी है, ठीक है भाई। इन्वेस्टिंग इन इंडिया, अब इसने इंडिया में इन्वेस्ट किया। एंड पेइंग टैक्स टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बात ही आ रही है कि अगर ये ठीक है तो भैया ये भी ठीक है, बिकॉज इनडायरेक्ट किसके वे में है, वो फॉरेन के वे में है या इंडियन के वे में है। ये इकोनॉमी में ये चीज़ें नहीं होती है, जो इसके रिलेशन में ये होगा तो इसके रिलेशन में ये भी होगा ना। तो दो आंसर तो आपके हो नहीं सकते, तो मतलब ए और बी को आप हटाओगे ही हटाओगे। फिर उसके बाद सी ऑप्शन, ठीक है, ए और बी हटेगा। उसके बाद सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या है आपका कि एन इंडियन कंपनी, अब इसमें इंडियन की बात आ रही है भाई, एक इंडिया की कंपनी है, ठीक है, एंड इंडियन कंपनी परचेजिंग टेंजिबल बोल रहा है ये, एसेट्स इन अ फॉरेन कंट्री, भाई फॉरेन कंट्री में एसेट्स ले लिए हैं। एंड सेल सच एसेट्स आफ्टर देयर वैल्यू इंक्रीज एंड ट्रांसफ़र द प्रोसीड टू इंडिया। इसका एसेट लिए और इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, 100 के लिए 150 के जब हुए इसको बेच दिया और इसका चीज़ को अपने इंडिया में ट्रांसफ़र कर लिया। अब जब भी आप कोई चीज़ का ट्रांसफ़र करते हो ना, तो ट्रांसफ़र ये नहीं कि यहाँ से किया फिर उसके बाद यहाँ से आया, तो ये ट्रांसफ़र ऐसे वाला हो रहा है, समझ रहे हो। मतलब ये चीज़ है कि इंडिया से कुछ चीज़ ट्रांसफ़र हुई और वहाँ से फिर कोई किसी वे में ट्रांसफ़र हुई, तो ये कोई ऐसा एक लॉजिकल इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र की तरह नहीं जा रहा। इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो मेरे को इनडायरेक्ट की तरफ ले जाए, ठीक है। तो ये भी मुझे बना हुआ स्टेटमेंट लग रहा है। फिर मैं डी में जाता हूँ। अब फॉरेन कंपनी, फिर से फॉरेन की तरफ आ गया, क्योंकि इसने देखो एक में इंडिया लिया, फिर एक में फ़ॉरेन लिया, फिर एक में इंडिया लिया, अब फ़ॉरेन की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब ये फ़ॉरेन की तरफ आ रहा है, तो फ़ॉरेन में क्या है कि भाई एंड इंडियन, फिर अब फॉरेन कंपनी ट्रांसफ़र शेयर्स। अब क्या चीज़ बोल रहा है इस बार, ये बोल रहा है कि ट्रांसफ़र शेयर्स, एक फॉरेन कंपनी है वो ट्रांसफ़र करती है अपने शेयर्स को, एंड डेराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया। अब इस एक क्या करती है, वो शेयर को ट्रांसफ़र करती है, सच शेयर डेराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू, ये जो शेयर है वो वैल्यू को डेराइव करेंगे, ठीक है, देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट अलोकेटेड इन इंडिया। अब एसेट इंडिया के अंदर है उससे एक डेराइव करेंगे। तो बात ये होती है कि जैसे आप पढ़ते नहीं हो कि भाई जो आपके डेरिवेटिव्स होते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव का टाइप से चीज़ चल रही है यहाँ पे। और ऊपर से क्या है कि ये आप डायरेक्टली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट तो दोनों मैंने पेयर बना दिया, वो साथ में सही होने थे तो दोनों हट गए। उसमें क्या कर रहे हैं, इन डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो रही है। थर्ड में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, परचेज कर रहे हैं ना, परचेज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फोर्थ में एक इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, जिसमें क्या बोल रहे हैं, वो शेयर्स को बेच रहा है, फिर शेयर डायराइव कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे प्रूव हो रहा है। फिर ट्रांसफर्स, कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्या कुछ पैसे ट्रांसफ़र होने चाहिए, किसी वे में ट्रांसफ़र होने चाहिए। यहाँ शेयर के वे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसके बाद वो डेराइव हो रही है चीज़, फिर उसके बाद ये हो रहा है। तो जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग से इकोनॉमी की, वो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र डी के साथ जा रहा है, ठीक है। तो आप इसमें डी लगा के आओगे। इतना तो सोचना पड़ता है यूपीएससी के क्वेश्चंस के, अगर आपने फर्स्ट टाइम कोई चीज़ पढ़ी। अगर आप इसको पढ़ के जा रहे हो कि इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र क्या, आप इकोनॉमी के स्टूडेंट हो या आपने पढ़ा ही है, तो आप डी ही लगाओगे ना, ठीक है। बात यह है कि जब आप ना पढ़ो, ठीक है। उसके बाद है आपका, कितने क्वेश्चन हो गए इसमें, हाँ 8 हो गए। अब करते हैं फटाफट से 9th क्वेश्चन। फिर आपका 9th क्वेश्चन फिफ्थ उससे आपको क्या करना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि इन दोनों में से लाना है, ठीक है। वही बात है,
कि अगर मेरा अब मेरा एक चीज़ अगर सही की तरफ जाती है तो मैं दूसरे को गलत करने का ट्राई करूँगा, दूसरा अगर गलत की तरफ एक मेरा गलत की तरफ चला गया मतलब वीकेस्ट पोर्शन बन गया तो सेकंड को मैं ठीक करने का ट्राई करूँगा। ये मेरी जनरल रहेगी। अगर मेरा किसी भी वे में दोनों के दोनों कॉमन सेंस के साथ जा रहे हैं, नॉलेज के साथ जा रहे हैं, तो दोनों सेलेक्ट करूँगा। और अगर मेरे को 2 ट्वीक पता चल गए दोनों में, जैसे पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह में, तो मैं नीदर के साथ जाऊँगा। ये हमारी होती है, मैं बार बार यही बताता रहता हूँ, इसलिए मैं इसको भी रिपीट करता रहता हूँ साथ साथ में, ठीक है। विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है करेक्ट। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप एक्वायर करते हो न्यू टेक्नोलॉजी को तो आप क्या करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, बिल्कुल करते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो पार्ट ही है ना ये, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही करोगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका 1 तो आपका आंसर का पार्ट बनेगा, ठीक है। अब आपको सेकंड में ट्वीक ढूंढनी है कि भाई ट्वीक मिल जाए मेरे को, फिर उसको उस हिसाब से पढ़ना है। डेट फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तो डेट फाइनेंसिंग बोला इसने, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कैपिटल में आप डेट कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन जो डेट क्रिएट करता है उसको आप कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो करते हो। कोई भी एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन जो डेट क्रिएट करता है उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करते हो। लेकिन इसमें फिर आगे क्या बोला, वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर रिवेन्यू। नहीं, इक्विटी फाइनेंसिंग भी डेट आपका कैपिटल में आता है। बिकॉज देखो आपके पास ना जो ये फाइनेंसिंग करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो आप डेट लेके कर लो या इक्विटी लेके कर लो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है, या तो डेट से कर लो या इक्विटी से कर लो। इसमें इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों से ले रहे हो चीज़ें। डेट में आप मतलब आप एक अलग ये भी इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप कोई भी चीज़, जैसे मान लो आपको कंपनी में कुछ चीज़ बढ़ानी है, आपके पास मार्केट से पैसे उठाने के 2 वे तो है ही ना, एक तो डेट लेके इक्विटी लेके, और उससे क्या होता है एक्सपेंडिचर हो रहा है इस पर, इसका क्या है कि कुछ ना कुछ ग्रोथ होएगी, तो अल्टीमेटली आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो ये बेसिक था। और ट्वीक आपने ढूंढ लिया, आपको पता था सेकंड में ट्वीक ढूंढना है, आपको मिल गया ट्वीक, तो आंसर क्या लगाओगे आप, इसका आंसर लगाओगे 9 सॉरी ए, 9 का ए। एक सेकेंड यार बहुत सारा हो जाता है, हाँ 9 का ए लगाओगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हो आप 10th पे, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी। अब ये भी अपना 5th है। 5th में क्या करते हो आप ट्राई करोगे इन दोनों में से लाने का, ठीक है। फिर आप देखते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट या वीकेस्ट स्टेटमेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सही है वो स्टेटमेंट, दूसरी को आप वीक बनाने की कोशिश करते हो, हटाने की कोशिश करते हो। अगर आपकी वीकेस्ट मिल गई मतलब बिल्कुल ही गलत है, तो दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हो, इंक्लूड करने की कोशिश करते हो, ठीक है। फिर विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टूवर्ड गवर्नमेंट बोरोइंग। अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टूवर्ड गवर्नमेंट बोरोइंग। तो अब ऑब्वियसली बात है, मैंने अपने चैनल के अंदर आपको बताया था कि बजट में देख लेना कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ जाती है, क्या डेट क्रिएट करती है, कौन से उसमें करते हैं, और ये इकोनॉमिक सर्वे में भी आता है। ये हम डिस्कस भी कर चुके एक बार, ठीक है, कि कितना पोर्शन लार्जेस्ट है किसका, कितना क्या है। और किसी ने शायद शेयर भी किया था इस चीज़ में कि मतलब आपका जो इंटरनल डेट का सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या है कि जो और फिर मतलब ये आपको पता है कि भाई जो हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स है वो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स जाता है, ठीक है। तो ये आपका सही है। तो आप दूसरे को ट्राई करो कि इसके अंदर कोई ट्वीक ढूंढो। अब ट्वीक नहीं मिलती तो फिर बोथ लगाने की कोशिश करो, ठीक है। डेटेड सिक्योरिटी इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट इंटरनल डेट। ये बाय नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि भाई डेटेड सिक्योरिटीज़ जो है वो इंटरनल डेट का लार्ज पोर्शन करती है इस चीज़ में। तो आंसर इसका सी ही आएगा, ठीक है। आप हटा नहीं पाओगे। अगर फिर भी हटाना है, फॉर एग्जांपल देखो आपको क्या करना होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी से करना है। अगर आपको इसमें आइडिया नहीं है तो आप इन इसी तो ना लगा के आओगे, फिर तो इन दोनों में से लगाओगे, और उसमें से आप एक कर दोगे तो आप इसको लगाओगे, इसको हटाने की कोशिश करोगे कि क्या पता आप इंटरनल डेट का ना करते हो। लेकिन अल्टीमेटली हर जगह आपका आंसर में ये ठीक नहीं होगा ना, इसमें आपको नॉलेज बेस्ड यूज़ करना पड़ेगा। और ये क्योंकि आपके आ चुके हैं पहले क्वेश्चन, आपको थीम बेस्ड इसमें करना पड़ेगा ना, तो थीम बेस्ड के हिसाब से ये
ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, आपको इंटरनल डेट कौन सी चीज़ करती है कौन सी नहीं करती है वो आप एक बार देख सकते हो। इकोनॉमिक्स में से कुछ ही जो चीज़ देखनी पड़ती है उसमें से ये भी है, कुछ ट्रेंड देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद आपका है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कैसा है भाई, आपका जो है मिनिमाइज जो स्टेटमेंट है, मिनिमाइज स्टेटमेंट है ये, ठीक है, और ये आपकी पोजीशन पे नहीं है, तो या तो ये आंसर है या फिर इसके अलावा आंसर है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है आपका मिनिमाइज्ड ये है, फिर उसके बाद 2 स्टेटमेंट 2 ओनली दे रखी है, फिर उसके बाद 3 स्टेटमेंट वाला दे रखी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि थर्ड स्टेटमेंट को देखो, क्योंकि यही डिसाइडिंग लग रही है इसके अंदर, ठीक है। तो थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड, ये वो डिफाइन तो नहीं करता, ये आपको पता है कि डिफाइन नहीं करता, तो थर्ड हटेगी। इन दोनों में से आ गया आपका आंसर। अब इन दोनों में से क्या है कि फोर्थ स्टेटमेंट है, 1 and 2 तो आंसर का पार्ट बन गए, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट, बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट के तो पास पावर है ना लॉ बनाने की, और कौन बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ना अपना लॉ बनाएगी, लॉज जो बनाने का काम है पार्लियामेंट के पास है इंडिया में, तो बी तो आंसर है इसका, ठीक है। तो बी आएगा, इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। 12th क्वेश्चन, एक सेकेंड, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर, अब ये कौन सा फिफ्थ आपका, तो फिफ्थ में क्या स्ट्रेटेजी थी कि इन दोनों में से ठीक लाने की कोशिश करनी है, फिर अगर जो चीज़ आपका मतलब एक ठीक हो जाती है दूसरे को गलत करने की कोशिश करनी है। विद रेफरेंस टू इंडिया, एक तो इंडिया की बात चल रही है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एडवोकेट्स, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition of advocates। ऐसा तो ना होता है यार, देखो यार इस चीज़ का मतलब ऐसा इन द सेंस मैंने ऐसे बोला ना, ऐसा तो ना होता है यार। तो इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी मैंने ये जानने की कोशिश की है कि भाई व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लॉयर, एडवोकेट, अटॉर्नी, ठीक है। एक बार अगर जान लोगे तो ये बहुत बेसिक है, कभी ना कभी आपके दिमाग में आया होगा कि भाई क्या होता है ये, डिफरेंस क्या है, ऐसा अलग अलग क्यों बोलते हो, दिखने में साउंड करना, तो अल्टीमेटली ये इसकी नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो लॉयर मान लो एक डिग्री लेता है बंदा, वो ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट में रिप्रेजेंट कर दे किसी चीज़ को, जो लॉयर कोर्ट में रिप्रेजेंट कर दे किसी को उसको एडवोकेट बोलता है, ठीक है। इससे रिलेशन नहीं है कि ये गवर्नमेंट का है या क्या चीज़ है, ठीक है। फिर मतलब फर्स्ट आपने गलत कर दिया, सेकंड को ठीक करने का ट्राई करना है, ठीक है। अब जब सेकंड देखते हो, बार काउंसिल्स हैव द पावर्स टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस, रिकॉग्निशन, तो पावर, बार काउंसिल के पास पावर है ये, देखो आपने ये हटा दिया, अब इसको भी हटाओगे, तो अगर आपको नहीं पता तो इसको ट्राई करो थोड़ा कॉमन सेंस में लाने की, यार बार काउंसिल के पास हो सकती है कि भाई आप ना रिकॉग्निशन और कर सकते हो, कि लॉ की जो डिग्रीज़ है वो डिफरेंट तरीके से चलती है इंडिया के अंदर, मतलब समझ रहे हो ना कि भाई इसको एज अ बैचलर्स भी मांगते हैं, और कभी कभी इसको एज अ पोस्ट ग्रेजुएट मांगते हैं, जो भी चीज़ है थोड़ा सा अलग चलता है। और ऊपर से क्या है कि मैं अपनी नॉलेज से इसको हटा नहीं पा रहा, इसको मैंने हटा दिया तो मैं भी लगाने की कोशिश करता हूँ इसमें, ठीक है, ओके। और भी कॉमन सेंस के साथ भी जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपकी आप सोचोगे यूजीसी करती होगी, लेकिन इससे भी तो लेंगे कुछ क्योंकि लॉ के जो आपकी जैसे आपका अगर मान लो जुडिशरी में अगर आपका सिलेक्शन होता है ना, तो उसमें हाई कोर्ट्स का से होता है, तो ऐसे ही जब एक पढ़ाई होगी उसमें तो बार काउंसिल का कुछ ना कुछ से होगा, तो पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन, तो कुछ रूल्स लीगल एजुकेशन के बार काउंसिल बना सकता है, बिकॉज उसके अंदर जो लॉ होती है ना, लॉ के अंदर आपको कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है कि इसको ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके एजुकेशन में बना सकता है, ठीक है। और ऐसा कुछ मेरे को ये चीज़ ऐसी कोई इस कॉमन सेंस से हट के नहीं लगी यार, ऐसे कैसे कर सकता है, नहीं, इसको मैं इंक्लूड करूँगा, तो इसलिए बी लगाऊंगा इसमें, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हो गए। अभी तक इकोनॉमी चल रही है, इकोनॉमी में इतना मज़ा सा नहीं आता करते वक्त, बस आप क्योंकि इसमें यार कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, आता है तो कर दोगे, नहीं आता तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। और ये तो वैसे थोड़ा पॉलिटी स्टार्ट हो गई, पॉलिटी में भी ऐसे ही सिस्टम है, ठीक है। तो अगला क्या करते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं 13 तक, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि हम
14 तक कर देंगे, ऑड पे छोड़ देंगे, इवन पे छोड़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या है, फिर से वही अपना अरेंजमेंट आया, इस बार भी काफ़ी अरेंजमेंट आए हैं फोर्थ वाले, इसमें कुछ नहीं और ईजी होते हैं ये। इसमें अगर आप एक वीकेस्ट स्टेटमेंट हटा देते हो, एक वीकेस्ट हटा देते हो तो आंसर इनमें से आएगा, ऑब्वियसली बात है, और नहीं हटा पाते तो और लगा के आओ, तो इसको तो अटैम्प्ट करना ही है, ऑब्वियसली बात है। अगर आप इनमें से एक वीक हटा गए ऐसे अरेंजमेंट में, फोर्थ केस में, तो 50% चांस है उसके ठीक होने के, अगर मतलब हटा नहीं पाए 50% चांस है इन 3 के ठीक होने के, और 50% चांस है इस अकेली के ठीक होने के। तो ट्राई करो इनमें से एक वीक हटा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये नहीं जानना चाह रहा है कि 2 ठीक बताओ मुझे या 3 ठीक बताओ, इसमें जानना चाह रहा है एक गलत ढूंढ पा रहे हो तो लगा दो आंसर, नहीं ढूंढ पा रहे तो और लगा के आओ, ठीक है। अब बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल बेसिक है यार, इतना आप पढ़ के जाते हो, आप बिल्स के बारे में पक्का पढ़ते हो, पार्लियामेंट चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, मैं बता चुका हूँ पहले क्यों आता है, मैं अपनी जो सिलेबस की एनाटॉमी में बता चुका हूँ कहाँ कहाँ से आते हैं, और इसमें देख लेना कि वहाँ से आए या नहीं आए, 100% क्वेश्चन आते हैं, और ये भी आया है, पार्लियामेंट से आता है, फंडामेंटल राइट से आते हैं, जुडिशरी से आते हैं, और डिफरेंट, और ये है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ एक टॉपिक जो उसके अंदर दे रखे हैं ना, पंचायत राज दे रखा है और पब्लिक पॉलिसी दे रखा है। तो इस बार पब्लिक पॉलिसी से जो हमारा आया है वो आया था आधार वाला, सॉरी आधार नहीं, नेशनल हेल्थ मिशन वाला। फिर आपका जो आता है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि राइट इशू दे रखा है, और राइट इशू में आपका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और उसके साथ आती रहती चीज़ें। और फिर आपका जो है एक और चीज़ दे रखा है, तो उसमें पंचायती राज दे रखा है। तो ऐसे ऐसे उन छोटे टॉपिक जो मेंशन है उसमें से भी आता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में से भी थीम बना रखी है, उनमें से आते आते हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, 1 हटते ही आपका आंसर 2 3 आ जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है सेकंड को, ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकियों को पढ़ लो अगर आपको लगता है तो कि भाई फ्री टाइम में पढ़ लेना, बस आंसर आ गया इसका, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आप किसी स्टेटमेंट में बहुत श्योर भी हो सकते हो, ठीक है, फिर भी क्वेश्चन में आप 2 3 को ठीक करके आओ कि भाई 2 3 जो है वो भी ठीक होना चाहिए, ताकि आप डबल श्योर हो जाओ। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑब्लिगेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज असेंट, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मस्ट पास बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्पेशल मेजोरिटी एंड नो प्रोविजन इज जॉइंट सेटिंग, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो दोनों ठीक है ये, और पहले भी आ चुका है यार ये क्वेश्चन, ठीक है, किसी और वे में है बट आ चुका है पक्का। फिर उसके बाद आपका आता है फिर वही है फिफ्थ जो है ना आपका, फिफ्थ वाली स्टेटमेंट है आपका, या तो आप क्या करना है, आप देखते जाओ इसमें, आपको तो ये रट जाएगा कैसे करना है, इन दोनों में से ट्राई करना ठीक करने की। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता है क्या ये सब चीज़ें? नहीं करता यार, ठीक है, ये बेसिक है आपको, मतलब ये उनको फंसाने के लिए होता है जो बस वैसे पेपर के बिना पढ़े जाने होते हैं ना, कि भाई हाँ यार करता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में तो सब कुछ है। अगर ये बेसिक रीडिंग आपने लक्ष्मीकांत की लेनी तो आपको पता चल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हटेगी तो सेकंड स्टेटमेंट के चांसेस बढ़ गए ठीक होने के। आप देखो इसको, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, अब मिनिस्टर्स इसने क्या किया, अब जब इनडायरेक्ट वे में तो बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन करता है नहीं करता वो अलग बात है, ये मिनिस्टर्स होते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा, ये 15% का है, और ये आर्टिकल के अंदर मेंशन भी है कहीं पे, ठीक है। या फिर ये होता ही है 15%, 10% इन केस ऑफ शायद दिल्ली है, 15% ये है। और अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए 78 77 के पास अभी मोदी गवर्नमेंट के हैं, तो ये 15% से नीचे हैं, 80 81 के आसपास आता है 50%, तो उससे नीचे है, तो ठीक है, सेल नोट अभी तक एक्सीड भी नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता कि इनके ही मंत्री अपने जो है वो 85 88 तक होते तो हम थोड़ा डाउट मानते, अगर आपको डाउट आ जाए केस के अंदर कि भाई ट्वीक हो सकता है 15 में, बट ये आंसर आपका बनेगा क्योंकि फर्स्ट आप हटा चुके हैं तो सेकंड को ठीक करने की कोशिश करोगे, अगर डाउट भी आता है तो ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि नीदर लगाओगे ठीक है, क्या पता यहाँ ट्वीक हो जाए, लेकिन आपको ये ट्वीक जो है आपको पता होगा कि आपने पढ़ रखा है 15% का, ठीक है। तो आंसर आएगा बी। उसके बाद आता है आपका, अच्छा 15 भी कर लेते हैं यार, ठीक है, इस पेज को कर ही देते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी,
अब इसमें क्या है, जो मिनिमाइज स्टेटमेंट है वो क्या है, मेरे को पता है ना, मतलब आपको पता है चीज़ का कि भाई आपको किस में से आंसर लाने का ट्राई करना है। मैंने बताया कि इन दोनों स्टेटमेंट में से आंसर का ट्राई करना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फिर डिसाइडिंग स्टेटमेंट ये दोनों ही है। वन जो है वो सेकेंडरी स्टेटमेंट है, वो पार्ट ऑफ आंसर बनेगी नहीं बनेगी वो बात की बात है। 2 और 3 में से एक हटाते ही आपका आंसर की तरफ का डायरेक्शन आपको खुल जाएगा, और आंसर इन दोनों में से ज़्यादा आता है अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो, ठीक है। कि भाई एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा क्या है, इसमें ये पूछा गया है, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। अब टू रेटिफाई, अब क्या करना है 2 और 3 में, तो 3 में देख लो क्या है, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, दोनों के दोनों चाहिए, लोकसभा राज्यसभा, तो 3 हटेगा, 3 हटा इन दोनों में से है। अभी भी आप इसमें से लाने का ट्राई करोगे, क्योंकि एक तो ये मिनिमाइज्ड है, ऊपर से पॉलिटी का क्वेश्चन है। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो मिनिमाइजेशन की तरफ जाओगे, जब आपका साइंस वगैरह में कन्फ्यूजन होती है इन दोनों में से ही, तो मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हो फिर, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू रेटिफाई। अब क्या पढ़ोगे, फर्स्ट को देखो, 2 तो आंसर बन गए, ठीक है। टू रेटिफाई, छोटा करो इसको, हाँ, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का डिक्लेरेशन क्या है, वो सिर्फ लोकसभा करती है, नहीं, तो 1 नहीं आएगा, बी आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आता है आपका, और देखो आपका उसी में से आया जो आपने शॉर्ट लिस्ट किए थे ना, यही वाला है, तो बिल्कुल गुड टू गो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉलेज के हिसाब से भी आपका चीज़ है, बस आप डायरेक्शन दो इस चीज़ में। कन्फ्यूजन हो जाती है इन दोनों में, करता है नहीं करता, तो आप 2 को ही चूज़ करके आते हैं ना। उसके बाद आता है आपका विद रेफरेंस टू एंटी डिफ्लेक्शन लॉ इन इंडिया, कंसिडर फॉलोइंग। आपका क्या है, 5th केस है। 5th केस में क्या करना होता है, ए और बी में से लाने की ट्राई करनी है, ठीक है, ए और बी में से लाने का ट्राई करनी है। तो इस केस में क्या है कि भाई द लॉ स्पेसिफाई, एक तो बोला एंटी डिफेक्शन, द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड, एक तो होता है स्पेसिफाइज, नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। मतलब ये तो बिल्कुल, जब आप एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में एक बार भी पढ़ते हो ना, एक बार भी, तो आपको पता है कि ये जो है ये गलत है नॉमिनेटेड के लिए। तो ये तो कैन नॉट तो गलत ही हो गया ना, कैन आता है इस चीज़ में, ठीक है। तो ये हट गया, 1 हट गया, तो 2 को ठीक करने का ट्राई करो। इसमें क्या है, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। हाँ, ये इसकी चीज़ है। जब भी हम मेंस में प्रिपरेशन करते हैं एंटी डिफेक्शन को, तो उसमें आप इसका नेगेटिव पॉइंट में भी मेंशन करते हो कि इसमें क्या है कि आपको एक टाइम फ्रेम नहीं देता ये इस चीज़ में, तो आंसर इसका ठीक है। एक तो ये गलत हो गया, तो दूसरे के चांसेस बढ़ गए, ऊपर से कॉमन सेंस के साथ भी जा रहा है कि इसमें वो थी कि भाई आप जब भी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हो कुछ ना कुछ है कि भाई लॉ के अंदर नहीं है ऐसा कि भाई आप ना टाइम फ्रेम दे दो उसको कि भाई ये जो है डिफेक्शन जो एंड डिफेक्शन केस को करने का, तो इसका यूज़ होता है, मिस यूज़ होता है, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो सेकंड आंसर का पार्ट बनेगा इसका, तो आंसर आएगा इसका 2 ओनली, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, इसको भी कर ही देते हैं, चलो कोई नहीं, बड़ी बड़ी बन रही है, एक साथ हो जाएगा यार, 17-20 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपका जो है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर। अब इसमें से भी इन दोनों में से ट्राई करना लाने का, अगर बिल्कुल ही आपको ट्वीक दिख जाए तो फिर तो क्या ही कहने, क्वालिटी का क्वेश्चन है, तो मिनिमाइज, सबसे मिनिमाइज तो नीदर ही होता है, उसमें जा सकते हो। बट अगर बिल्कुल इन दोनों में से तब जाओ जब आप श्योर हो जाओ, वरना आप इन दोनों में से जाओ जब श्योर ना हो, तो बाय नॉलेज आप जा सकते हो नीदर में, ठीक है, अगर ट्वीक मिल गई तो। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर ओनली ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है, ये तो ओनली ऑफिसर्स क्या हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फिर सेकंड, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये नहीं लिखा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये अगर वो अगला बंदा कर दे तो अलग बात होती है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ कि आपको रिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, टू भी स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। बाई नॉलेज आपको ये करना पड़ेगा, इसका आंसर डी आएगा। बिकॉज क्यों करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चंस आते हैं, तो अटॉर्नी जनरल आप पढ़ते हो, अटॉर्नी जनरल कैग का आया हुआ है, इलेक्शन कमीशन का आया हुआ है,
हर बार कुछ ना कुछ आता है, तो अटॉर्नी जनरल इस बार आ गया, कोई बड़ी डील नहीं है इस चीज़ में, तो आप इसमें आंसर डी लगाओगे, इजी क्वेश्चन में से है ये, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर आता है मेंडेबस पे। आपका जो मेंडेबस है वही वाला ऑप्शन अरेंजमेंट है कि भाई एक हटा दो आंसर आ जाएगा, वरना फिर आंसर ऑल आएगा। तो वीकेस्ट स्टेटमेंट ढूंढो। इसने क्या बोला है मेंडेबस वाले में कि विल नॉट द मेंडेबस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज़ इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। बिल्कुल सही है, मतलब क्योंकि मेंडेबस ज़्यादातर जो होता है, ज़्यादातर क्या मेंडेबस एक पब्लिक ऑफिशियल के लिए यूज़ होता है। तो अब विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज पब्लिक ड्यूटी। अगर पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रहा तो बिल्कुल सही जा रही बात, ठीक है। फर्स्ट को आप हटाओगे नहीं अभी, ये वीक स्टेटमेंट में नहीं है। फिर सेकंड स्टेटमेंट, मेंडेबस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। अब देखो यार, ये दोनों स्टेटमेंट आपस में अपोजिट जा रही हैं। पहला बोल रहा है कि भाई प्राइवेट में भी लग सकता है अगर वो पब्लिक ड्यूटी करता है, दूसरा बोल रहा है कि भाई कंपनी में नहीं लग सकता, इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी, दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। मतलब नहीं यार, आप ये दोनों एक साथ ठीक नहीं हो सकती। जब 1 और 2 एक साथ ठीक नहीं हो सकती तो आपका आंसर ये और ये तो आ नहीं सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, इन दोनों में से आंसर है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एक वीक स्टेटमेंट है जिसको हटाना है। तो आप कौन सी हटाओगे? ये तो गलत है, ये वाली गलत है स्टेटमेंट, 2 हटेगी तो आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। आपको थर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर थर्ड फिर भी पढ़ लो। थर्ड जो पढ़ोगे आप तो उसमें क्या लिखा है, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन अ रिट क्वो वारंटो। क्वो वारंटो एक अलग चीज़ आता है कि क्वो वारंटो जो है उसके लिए एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन जो आता है ना, वो जा सकता है, ठीक है यार। कोई ऐसी बहुत अजब सी अलग सी बात नहीं लिखी हुई, बहुत जनरल स्टेटमेंट लिखी है, तो आंसर आपका सी आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आयुष्मान भारत, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। आयुष्मान भारत, इसमें काफ़ी लोगों को डाउट था कि भाई इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या है, आपका जो ऑप्शन अरेंजमेंट है ये है, ऑप्शन अरेंजमेंट जो है वो है केस नंबर 3। उसके अंदर क्या है कि मिनिमाइज जो है वो बी पे है। मिनिमाइज जब अपना बी पे है और वो भी 3 ओनली है तो अपनी पोजीशन पे नहीं है। जब कोई ऑप्शन अपनी पोजीशन पे नहीं है, या तो ये आंसर होता है या इसके अलावा आंसर होता है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ इसके लॉजिक सारे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी और पिछली वीडियोज़ में भी। तो आपको इस वाली अप्रोच में क्या करना है, अगर ये ऐसा होता 1 और 3 2 ओनली, ठीक है, फिर तीसरे में आता 2 और 3 एंड ऑल, तो 2 ओनली बी में होता तो वो अपनी पोजीशन पे था, तो या तो वो आंसर है या वो आंसर का पार्ट बनता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये या तो ये आंसर है या आंसर इसके अलावा है, ऐसा ट्राई होता है, ठीक है। ट्राई ऐसा होता है, नॉट जनरली देखा गया है बट नॉट ऑलवेज। तो आपको ट्राई जब ऐसा होता है तो आपको ये हेल्प करता है, जब बिल्कुल दो कन्फ्यूजिंग इक्वली कन्फ्यूजिंग ऑप्शन में आप बिल्कुल स्ट्रक हो जाओ तो। अब विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसने क्या बोला है कि रेफरेंस टू ये मिशन है कोई, उसके रेफरेंस में बताओ। अब उसके रेफरेंस में ये तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी ठीक है ये पूछ रहा है। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडोप्ट इट, एक तो आ गया मस्ट, प्राइवेट एंड पब्लिक तो देख भी जाए, मिशन बना रहे हो, प्राइवेट मस्ट अडोप्ट इट। मतलब एक बात, मिशन में ना आप कुछ चीज़ें बताते हो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ठीक है। अब आप लो बना रहे हो क्या कोई चीज़ का या कुछ चीज़ का, आप बोलो कि मस्ट है ये, ठीक है। चीज़ें वॉलंटरी भी हो सकती है, मस्ट का चीज़ का थोड़ा सा आप उस पर ऑब्लिगेशन डाल रहे हो कि प्राइवेट एंड जो पब्लिक हॉस्पिटल है वो मस्ट अडोप्ट इट। नहीं, ऐसा जनरली मिशंस नहीं लिखते हैं। तो ठीक है, आप अभी इसको वीक की तरफ आप हटाओगे नहीं, अभी हटाओगे नहीं, आप वीक की तरफ ले जाओगे इसको, ठीक है। अभी वीक की तरफ जाएगा, बल्कि मस्ट है ना तो ज़्यादा वीक की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। ये जो स्टेटमेंट है ना, एक होता है मे यूज़ कर दे कोई, माइल विल बी या समथिंग, शुड बी एक थोड़ा सा अलग सी चीज़ है कि जब मिशन करते हो, मिशंस में आप ऐसा नहीं बताते कि ये हो जाएगा अल्टीमेटली, ये कर दूंगा मैं अल्टीमेटली। ये चीज़ का क्या है कि इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज
एक तो चीज़ होती है आयुष्मान भारत डिजिटल है, ये डिजिटल मिशन, कुछ डिजिटल से रिलेटेड कोई चीज़ें चल रही होगी। ऊपर से क्या, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जात नहीं जा रही, मतलब अब अल्टीमेटली ये मस्ट के कारण मैं हटा रहा हूँ। तो अभी देखते हैं, अभी मैं इसको ना तो हटा रहा हूँ ना कुछ। फिर उसके बाद इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। अब ये जो सीमलेस है, पोर्टेबिलिटी है, डिजिटल के साथ जा रही है, बिल्कुल जा रही है। तो 3 आंसर का पार्ट बनेगा ही बनेगा। 3 आंसर का पार्ट बनेगा तो ए ऑप्शन हट गया। 3 आंसर का पार्ट है, इन तीनों में से आंसर है। अब 1 को आप हटाओ क्योंकि मस्ट है ना यार। 1 को आप हटाओ, प्राइवेट एंड पब्लिक को मस्ट कैसे आप कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते यार। जब तक आप कोई चीज़ ऐसे ना कर दो कि भाई लॉ बना के करो, तब तो आप कर भी दो। मिशंस के अंदर आप मस्ट नहीं करते, आप ये ट्राई करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राइवेट को लाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन करेंगे, ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ मस्ट को आप हटाओगे, 1 को हटाते आप सब बी भी आ जाएगा। और मैंने क्या बोला था, या तो वो आंसर बनता है या आंसर का उसके अलावा बनता है। तो 3 आंसर बन गया इसमें। और मिनिमाइज्ड भी है, मिनिमाइज्ड भी जा रही है इस चीज़ में, तो आंसर आएगा बी। ठीक है, और चीज़ें क्या होती है, मिशंस के अकॉर्डिंग करना है। आप अपने मन से नहीं करो कि भाई ऐसा होगा वैसा हो जाएगा, अल्टीमेटली तो ऐसा हो ही जाएगा ना। अल्टीमेटली ऐसा हो जाएगा क्या उसके टेक्स्ट में लिखा है? अगर इसको आप कर रहे हो ना, अगर कहीं पे उसने लिख दिया वॉलंटरी, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। फिर वॉलंटरीली चीज़ें ज़्यादातर होती है कि भाई आप वॉलंटरीली आप करो, आप उसको एंकरेज करो, चीज़ें करो, वो चीज़ अलग होती है। लेकिन आप मस्ट करना ये मिशन में नहीं होता ज़्यादातर। ठीक है, और कॉमन सेंस के साथ नहीं जा रहा, आपको कॉमन सेंस भी तो लानी थी साथ में पेपर में ना। फिर उसके बाद आता है आपका ये जो डेप्यूटी सेक्रेटरी का क्वेश्चन है। तो डेप्यूटी सेक्रेटरी के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो मिनिमाइज स्टेटमेंट कौन सी है आपकी, ये है, ये और ये, ठीक है, और ये मैक्सिमाइज्ड है। तो हमको ट्राई करना है इन तीनों में से एक आंसर लाने की ट्राई करनी है। अगर 1 ठीक हो जाता है तो ए और बी में से हो जाएगा। तो 1 को पढ़ते हैं सबसे पहले। डेप्यूटी सेक्रेटरी, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स as per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy secretary shall be held on such date as the speaker may fix. ये ठीक है, मतलब ये चीज़ आपकी जाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली यार ये पार्लियामेंट चैप्टर से आप स्पीकर डिप्टी स्पीकर पढ़ते हो, और स्पीकर इसका फिक्स करता है। ये आपका स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका मतलब आपका उसमें जाएगा, ए और बी में से जाएगा। अभी भी क्या करो, आपको देखो क्या पता है इसका पेपर के अंदर नॉलेज ना हो, बट थीम वाली चीज़ें आप पॉलिटिकी पढ़ के जाते हो, तो ये थीम बेस्ड है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें बहुत अलग सा क्वेश्चन नहीं आया। ये शायद पहले भी आ चुका है, अब ये आंसर का पार्ट बनेगा। बट अभी अगर आपको नहीं पता, फिर भी आप देखो इसमें से ट्राई करने की कोशिश करो कैसे आएगा आंसर। ठीक है, फर्स्ट को आप अभी हटाओगे नहीं, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं दे दी इन्होंने कि हटाने लायक कोई चीज़ है। फिर सेकंड स्टेटमेंट, देयर इज़ अ मैंडेटरी provision that the election of the candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from the either the principal opposition party or the ruling party। ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट सबसे पहले हटेगी आपकी। तो सेकंड हटी। अब आंसर आपका इसमें से, आंसर जो आएगा वो 3 और 4 में से और 1 और 3 में से आएगा, मिनिमाइज्ड में से ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर 1 और 3 एंड 3 और 4 मतलब ए एंड सी में से आएगा। 1 स्टेटमेंट आपकी ठीक की तरफ जा रही, तो आंसर आपका आ चुका है। नॉलेज अगर आपको है तो ए आंसर आ चुका है। फिर भी आप एक बार और देख लो क्या पता 4 में कुछ छुपाओ। 3 तो आंसर का पार्ट बन गया, 3 को मत पढ़ो अभी, 4 को पढ़ो। द वेल एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister। ये बिल्कुल बनाई गई स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, और सेकेंडेड बोल रहा है इसमें बल्कि। ठीक है, तो फिर यार ये तो चीज़ें क्या है कि आपका जो हायरार्की चीज़ें हैं वो भी दिक्कत कर जाती है इस चीज़ में। ठीक है, द वेल एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द, नहीं 4 नहीं बनेगा आंसर। तो अब 3 को देखो, 3 देखो। वैसे अगर 4 नहीं है तो आंसर आपका ए वैसे ही आ चुका है, आपको जब पता है कि भाई आप जो हो 1 तो आपका नॉलेज से ठीक है, तो 1 और 3 आंसर आ चुका है। फिर भी 3 को पढ़ो। द डिप्टी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील्स लाई अगेंस्ट हिज रूलिंग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
तो आपका जो है 1 और 3 पार्ट बन गए थे, ये आपने हटा दिया था, सही आंसर आ गया था वैसे भी, ठीक है। तो और 4 आपका नहीं है, तो आंसर आ गया वैसे भी, ठीक है। यार ये मैंने ना नया कुछ रिकॉर्डर स्टार्ट किया है, तो उसके चक्कर में ना बार बार बैक हो रहा है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद आप, अरे अभी 20 क्वेश्चन हो गए ना आपके, अब थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हाँ, अब थोड़े यार, अभी तक तो चल रहा था जो नॉलेज बेस्ड सी चीज़ें भी चल रही थी, और आपने अपने स्ट्रेटजी से किया, और अच्छे क्वेश्चंस थे, मैं ये नहीं बोल रहा अच्छे नहीं थे, ये सारे जितने क्वेश्चन किए हमने अच्छे क्वेश्चंस किए, और आपको देखा कि किस वे में आपको एक अप्रोच करनी है, और उसमें से फिर आपको ढूंढ के लानी है चीज़ें कि कैसे करना है। नॉलेज तो सुप्रीम है, अप्रोच के साथ आप नॉलेज को यूज़ करो। जब आप सोचते हो कि वहाँ ट्वीक होगा, तो ट्वीक ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको, फिर ट्वीक मिल भी जाता है। वरना अगर आप नहीं करोगे तो आपको पढ़ी पढ़ाई चीज़ें सारी लगती हैं, और आप इंक्लूड करने की कोशिश कर लेते हो हर हमेशा, जिससे आप गलत करके आते हो, ठीक है। अभी 1 आवर की है, अगली वीडियो में मैं अगला कर देंगे 21 से, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इक्वेशन यूपीएससी, एंड लाइक भी कर देना इस वीडियो को यार, मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, बट इससे थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो को लाऊँ फटाफट।